हेलो नमस्कार। मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। मैं एक बहुत ही बढ़िया लेक्चर तैयार किया हूं आपके लिए। ये जो लेक्चर मैं प्रिपेयर आपके लिए किया है ये ओपेरॉन मॉडल लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है या पर आधारित है, ऐसा समझ सकते हैं। सभी ने ओपेरॉन मॉडल सुना होगा, देखे होंगे, लैक ओपेरॉन की एक्टिविटीज़ भी जानते होंगे, मैकेनिज्म भी जानते होंगे। तो इस वीडियो में भी मैं वही बताने का प्रयास करूँगा, लेकिन अलग तरह का बताऊँगा। उम्मीद करूँगा कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियरली समझ में आ जाए। ओपेरॉन मॉडल लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। शुरू करता हूँ मैं ये वीडियो। जैसा आप सबको पता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एंजाइम के सिंथेसाइज के लिए, उसके इंड्यूशन और उसके रिप्रेशर को समझाने के लिए जैकब और मोनोड नामक साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस या एक परिकल्पना प्रस्तुत किया, जिसको हम लोग यहाँ पर जैकब मोनोड परिकल्पना या संकल्पना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसने किया था? सबसे पहले जैकब और मोनोड ने, जैकब एंड मोनोड नामक साइंटिस्ट ने 1961 में एक संकल्पना प्रस्तुत किया था। ये दोनों वैज्ञानिक, ये जो दोनों साइंटिस्ट थे, ये पाश्चर इंस्टीट्यूट जो कि पेरिस में स्थित है, स्थापित है, वहाँ पर कार्य करते थे और उसी जगह पर रहते हुए ये एक संकल्पना दिए थे जिसको ओपेरॉन मॉडल या लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जा रहा है, जिसके लिए इनको 1965 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। आपको पता होना चाहिए, नोबेल प्राइज़ बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण खोज के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था या अध्ययन के लिए पुरस्कार दिया गया था, ऐसा समझ सकते हैं। तो ओपेरॉन का जो कॉन्सेप्ट है, ओपेरॉन जो मॉडल है, जैकब और मोनोड ने जो बताया था, तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए या जेनेटिक पदार्थ का एक खंड होता है। ओपेरॉन क्या है वो समझाने का प्रयास किया जैकब और मोनोड ने कि ओपेरॉन डीएनए या जेनेटिक पदार्थ का एक भाग होता है जो एकल नियमन इकाई की तरह कार्य करता है ना। रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, जिसको हम कंट्रोल जीन, और आखिरी में आता है स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है ना, की सहायता से ये कॉन्सेप्ट तैयार होता है या ये स्ट्रक्चर तैयार होता है, ऐसा कहा गया है। बाहर से आपको जो मिलता है वो कोरिप्रेशर या सहदमनकर होता है और इंड्यूसर, उत्प्रेरक, ये ओपेरॉन के पार्ट्स या भाग होते हैं। तो मैं जैकब और मोनोड के मॉडल को यहाँ पर एक जीन से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इन्होंने जो बताया था, जैकब और मोनोड ने दो प्रकार के जीन की बात किए थे। एक होता है कंट्रोलर जीन, नियंत्रक जीन कहते हैं जिसको। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन, ये दो, ठीक है, जैकब और मोनोड के अनुसार। कंट्रोलर और स्ट्रक्चरल। कंट्रोलर जीन में जो जो आता है वो क्या क्या है वो देखिए। कंट्रोलर जीन में आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा, कंट्रोलर जीन में आपको पहले मिलेगा रेगुलेटर, रेगुलेटर जीन, ठीक है, जिसको हम आई से प्रदर्शित करेंगे, इंड्यूसर, प्रेरक होने के कारण। ठीक है, दूसरा जीन होता है प्रमोटर, प्रमोटर जीन, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा होता है कंट्रोलर जीन में ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन ओ से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो कंट्रोलर जीन के तीन पार्ट हो गए, रेगुलेटर, प्रमोटर और ऑपरेटर जीन। क्लियर है? स्ट्रक्चरल जीन्स के भी तीन प्रकार है। स्ट्रक्चरल जीन्स, संरचनात्मक जीन्स भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जो लैक ओपेरॉन में तीन प्रकार के स्ट्रक्चरल जीन्स के बारे में चर्चा किया गया है। ये होता है सिस्ट्रोनजेड, सिस्ट्रोनजेड, सिस्ट्रॉन वाई और सिस्ट्रॉन ए। ये तीन प्रकार के स्ट्रक्चरल जीन्स बताए गए हैं। ठीक है ना, अब समझ गए होंगे। ये हो गया कंट्रोलर जीन, ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन्स। अब एक डीएनए के स्ट्रक्चर में कंट्रोलर स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा आपको? स्ट्रक्चर ऑफ ओपेरॉन, अगर मैं कहूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ ओपेरॉन बता रहा हूँ, मैं आपको एक ओपेरॉन की संरचना बता रहा हूँ, तो मैं यहीं से लिख देता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ ओपेरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ ओपेरॉन। ठीक है,
लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के हिसाब से या के आधार पर। ठीक है, अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पर एक डीएनए की स्ट्रक्चर की। एक डीएनए में आप ये कंट्रोलर स्ट्रक्चर आप कैसे मॉडिफाइड करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये पूरा डीएनए का एक द्विकुंडलित संरचना मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये देखिए, समझ लीजिए ये डीएनए है। ठीक है ना, ये क्या है, ये एक डीएनए है। डीएनए का डबल हेलिक्स वाला स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, तो इसमें जो कंट्रोलर जीन है, तो यहाँ तक मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, ये कंट्रोलर जीन के पार्ट, ठीक है, ये प्रोमोटर जीन के पार्ट यहाँ तक, ये ऑपरेटर जीन के पार्ट, उसके बाद सिस्ट्रॉन जेड वाई के पार्ट, सिस्ट्रॉन वाई के पार्ट और सिस्ट्रॉन ए के पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रेगुलेटर जीन होता है, नियंत्रक जीन कह सकते हैं आप, थोड़ी देर के लिए इंड्यूसर भी कह सकते हैं आप इसको, इसलिए आई रेगुलेटर जो जीन होता है ये निर्धारित करता है कि स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक जीन को अनुलेखित होना है या नहीं, मतलब मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करेगा या नहीं। एक विशेष प्रकार के दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करता है, मतलब किसका निर्माण करता है, साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन सिंथेसाइज, इसको बोलते हैं हम लोग साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन सिंथेसाइज। ठीक है, मतलब क्या हुआ, संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल जीन्स को अनुलेखित करने वाले पार्ट होते हैं, दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करता है, या प्रोटीन जो होता है ऑपरेटर जीन के साथ ज़्यादा संबद्धता प्रदर्शित करता है, उसकी क्रिया को ये बाधित कर सकता है। मतलब ऑपरेटर जीन के साथ में अगर ये कनेक्ट हो जाए तो उस क्रिया को ये बाधित कर देगा, समझ में आया ना। ऑपरेटर जीन के पास ये कनेक्ट हो जाए तो इस क्रिया को, ट्रांसक्राइब होने वाली प्रक्रिया को रोक देगा। दमनकारी प्रोटीन सक्रिय या निष्क्रिय दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये दो भागों में पाया जाएगा, एक एक्टिव और एक इनएक्टिव कंडीशन में पाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमोटर जीन का। प्रमोटर जीन्स में जो न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या बताई जाती है वो लगभग 100 के आसपास बताई जाती है। सबसे डीएनए के छोटे खंड का बना होता है। रेगुलेटर और ऑपरेटर जीन के मध्य में इसका स्थान होता है। पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम यहीं पर आकर बॉन्ड होता है, मतलब ये बॉन्डिंग साइट होता है, एक बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। समझ गए होंगे आप कि ये एक ऐसा साइट है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ता है या बाइंडिंग साइट होता है। जब ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है यहाँ पर, तभी संरचनात्मक जीन द्वारा अनुलेखन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। लैक ओपेरान के अलावा अन्य ओपेरान में इस जीन पर दूसरा बंधित स्थल या बाइंडिंग साइट भी पाया जाता है, जिस पर साइक्लिक एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट रिप्रेसर प्रोटीन के रूप में आकर बंधित हो जाते हैं। मतलब दूसरा साइट भी इसमें प्रेजेंट होता है। ये हो गया प्रमोटर जीन कंट्रोलर में। तीसरा जीन इसमें आता है कंट्रोलर जीन में, जिसको बोलते हैं ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन के लिए मैंने बताया था कि रेगुलेटर जीन के द्वारा जो उत्पादित रिप्रेसर है उससे बंधित होता है। इस प्रकार ऑपरेटर जीन यह निर्धारित करता है कि दमनकर द्वारा संरचनात्मक जीन्स का दमन होना चाहिए या नहीं। मतलब इसको कहते हैं बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। यहाँ पर संरचनात्मक जीन्स का दमन होगा या नहीं ये निर्धारित करता है ऑपरेटर जीन। समझ गए होंगे आप। और उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल जीन्स, जो कि क्रमशः 3 जीन्स पाए जाते हैं, सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई, सिस्ट्रॉन ए। सिस्ट्रॉन जेड वाला जो साइट है, ये पूरे जेड से लेकर ए वाला जो साइट है, इस पूरे साइट में प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। मतलब ये कहें कि एमिनो एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। इसको स्ट्रक्चरल जीन्स या संरचनात्मक जीन्स के नाम से जाना गया है। समझ में आया। अब आपको पता होना चाहिए कि एमिनो एसिड के फॉर्मेशन से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो सिस्ट्रॉन जो जेड होता है, यहाँ पर जो ई कोलाई होता है उसमें लैक्टोज शर्करा के उपापचय से संबंधित बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, DASE। और सिस्ट्रॉन वाई वाला जो पोर्शन है इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज का फॉर्मेशन होता है, एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। सिस्ट्रॉन ए जो है आखिरी जो है, इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटिलेज नामक एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है, बीटा
सॉरी, बीटा गैलेक्टोसाइडेस ट्रांस एसिटिलेज लेज नामक एंजाइम का फॉर्मेशन हो। जब ये तीनों एंजाइम का फॉर्मेशन हो जाए तो समझ लीजिए इससे आवश्यक प्रोटीन का निर्माण हो गया है। समझ में आया? आप इससे समझ सकते हैं कि कंट्रोलर जीन पूरे कंट्रोल्ड करके रखता है और संरचनात्मक जीन से बताता है कि वहाँ पर एंजाइम्स का निर्माण होता है या नहीं। तो कंट्रोलर जीन और स्ट्रक्चरल जीन दोनों को एक साथ मिलाकर लाइक ओपेरान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीन या लाइक, मैं ब्रैकेट लिख रहा हूँ, लाइक ओपेरान, लाइक ओपेरान। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब फटाफट मैं चलता हूँ मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म ऑफ ओपेरान, मैकेनिज्म ऑफ ओपेरान देखिए फटाफट। ओपेरान की क्रियाविधि, ओपेरान की क्रियाविधि को हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। ओपेरान की क्रियाविधि को हम दो भागों में बांटते हैं। इसका इसका आपको जो स्टार्टिंग में जो आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट पार्ट आपको देखने को मिलेगा, वो मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं इंड्यूसिबल सिस्टम। पहला पार्ट इंड्यूसिबल सिस्टम, इंड्यूसिबल सिस्टम, प्रेरणी तंत्र बोलते हैं जिसको हम लोग। और दूसरा सिस्टम होता है मैकेनिज्म में, दूसरा सिस्टम होता है रिप्रेसिबल सिस्टम, रिप्रेसिबल सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया इंड्यूसिबल और ये हो गया रिप्रेसिबल। प्रेरणी तंत्र, दमनकर तंत्र, ये दो तंत्र होता है इसमें। प्रेरणी तंत्र की फिर से हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। इसका जो पहला पार्ट होता है, सॉरी, इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है, जब माध्यम में प्रेरक अनुपस्थित हो, व्हेन इंड्यूसर absent इन मीडियम, जब माध्यम में प्रेरक पदार्थ अनुपस्थित हो तब क्या होगा? जब माध्यम में प्रेरक पदार्थ अनुपस्थित होता है तब रेगुलेटर जीन, मतलब ओपेरान का जो रेगुलेटर जीन है, ये रिप्रेसिबल प्रोटीन का संश्लेषण करता है, दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई प्रेरक पदार्थ नहीं है, तो प्रेरक पदार्थ यहाँ पर अब्सेंट है, जिसके कारण किसका निर्माण करेगा? रिप्रेसिबल प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। प्रेरक की अनुपस्थिति में वो सक्रिय हो जाता है, सक्रिय होने के कारण जो ऑपरेटर स्थल है उससे जाकर जुड़ जाता है, जिसके फलस्वरूप आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की संरचनात्मक जीन की ओर जाने की गति रुक जाती है और संरचनात्मक जीन द्वारा अनुलेखन की क्रिया रुक जाती है, एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इसको हम इस तरह से भी आप दर्शा सकते हैं। देखिए, ये डीएनए का स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग, ये ठीक है, ये क्या है? ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए में एक है रेगुलेटर, इंड्यूसर, रेगुलेटर, प्रमोटर और ये ऑपरेटर सिस्टम ZYA, ठीक है। फटाफट देखिए आप, ठीक है। अभी हमने कहा कि जब माध्यम में प्रेरक पदार्थ अनुपस्थित होता है तब, जब माध्यम में प्रेरक पदार्थ अनुपस्थित होता है तो दमनकारी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। मतलब ये जो इंड्यूसर होता है, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूँ, ये ऐसा, ठीक है ना। तो जो रेगुलेटर जीन है, यहाँ पर किसका निर्माण होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होगी, जिसके फलस्वरूप मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा। मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा, अनुवादन की प्रक्रिया होगी, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होगी। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण होगा। रिप्रेसर, रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। लाइकेज ये इस तरह से ऐसा समझ सकते हैं हम थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, ये एक रिप्रेसर प्रोटीन का ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या होता है? मोनोमर हो जाता है। ये पहले मोनोमर होता है, एकलक होता है मोनोमर, ठीक है। बाद में जाके ये टेट्रामर हो जाता है, टेट्रामर हो जाता है। टेट्रा मतलब चतुष्क संरचना हो जाती है, जो कि एक्टिव हो जाती है। क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। माध्यम में प्रेरक पदार्थ अनुपस्थित था, यहाँ पर किसका निर्माण हुआ? एक रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण हुआ। जाहिर सी बात है, जब प्रेरक अनुपस्थित है तो रिप्रेसर का निर्माण हो रहा है। रिप्रेसर का जो निर्माण हो रहा है वो एक्टिव रिप्रेसर बना रहा है। एक्टिव रिप्रेसर, ये टेट्रा एक्टिव रिप्रेसर हो जाएगा और ये एक्टिव रिप्रेसर बाइंड विथ ऑपरेटर साइट, ठीक है ना। टेट्रामर, तो हम ऐसा बना सकते हैं टेट्रामर को,
ये ऐसा टेट्रामर, ये इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए इसको। ये ऐसा टेट्रामर है। ये टेट्रामर का हो जाता है, यहाँ पर इस हिस्से में बाइंड हो जाता है। ऑपरेटर स्थल के प्रति अत्यधिक बंधुता रखता है। रेगुलेटर आपने ऐसा सुना था, मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आके बाइंड हो जाता है। इसके बाइंड होने से, किसके बाइंड होने से, रिप्रेसर के बाइंड होने से ऑपरेटर स्तर पर आके चिपक गया, ठीक है। चिपकने से क्या होता है, एक्टिव है। एक्टिव होने के कारण प्रेरक पदार्थ की उपस्थिति से, रिप्रेसर की उपस्थिति में ऑपरेशन की क्रियाविधि रुक जाती है। नहीं समझ में आया ना, ये जो क्रियाविधि है वो रुक गई। क्यों रुक गई, क्योंकि यहाँ पर पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो इस जगह पर होता है। देखिए यहाँ पर RNA पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ये आगे जाएगा तभी ट्रांसक्राइब होगा, तभी कोई एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा, याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम है उसके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है एक्टिव रिप्रेसर। बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर टू ऑपरेटर साइट, ठीक है। ये क्या हो गया, बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर टू ऑपरेटर साइट हो गया, यहाँ पर आके चिपक गया। चिपकने के कारण क्या होता है, आगे ट्रांसक्राइब नहीं हो सकता, फलस्वरूप एंजाइम सिंथेसिस का काम है वो रुक जाएगा, ठीक है ना। इसका जो दूसरा आता है, दूसरा पार्ट इसका होता है जब माध्यम में प्रेरक पदार्थ उपस्थित होता है। तब जब माध्यम में प्रेरक हो पदार्थ उपस्थित हो तो क्या होगा, सीधी सी बात है, प्रेरक के अणु रेगुलेटर जीन के द्वारा उत्पादित जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। उसके साथ में कनेक्ट होकर उसको इंड्यूसर, उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। कैसे इनहिबिट करेगा, देखिए, मतलब जब माध्यम में प्रेरक पदार्थ उपस्थित हो, व्हेन इंड्यूसर इज प्रेजेंट, व्हेन इंड्यूसर प्रेजेंट, जब इंड्यूसर या प्रेरक उपस्थित है तब क्या होगा, सिंपल, फिर से वही स्ट्रक्चर मैं ड्रा कर रहा हूँ। ये हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर, समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इंड्यूसर है, यहाँ पर प्रमोटर है और यहाँ पर ऑपरेटर जीन है। इधर सिस्टोन जेड है, इधर सिस्टोन वाई है, इधर ए है, ठीक है। तब क्या होगा, जब माध्यम में कोई प्रेरक पदार्थ होता है, प्रेरक पदार्थ होने के कारण जो रेगुलेटर जीन है इसके द्वारा रिप्रेसर प्रोटीन का जो फॉर्मेशन हुआ है अणुओं के साथ, रिप्रेसर प्रोटीन जो पहले से बना हुआ था, रिप्रेसर प्रोटीन जो पहले से बना हुआ था का मतलब क्या होता है, ये इस प्रकार का प्रोटीन का फॉर्मेशन ऊपर हुआ था। आपको मैंने बताया इस प्रकार का प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। इस प्रकार के प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ था, रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है ना। रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ था। इस रिप्रेसर प्रोटीन में जब रेगुलेटर जीन के द्वारा रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, रेगुलेटर जीन के द्वारा रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन ये रिप्रेसर, एक रिप्रेसर प्रोटीन जो बना हुआ है पहले बन गया था, इंड्यूसिबल सिस्टम में बन गया था। जब माध्यम में प्रेरक पदार्थ अनुपस्थित होता है तब, है ना, अनुपस्थित है तब ये बन गया। अब जब उपस्थित होगा तो क्या होगा, कोई प्रेरक पदार्थ उपस्थित हो तो क्या होगा, मान लो इंड्यूसर है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर एक ड्रा कर रहा हूँ, ये ऐसा ब्लैक में जो दिखाई दे रहा है ये इंड्यूसर है, ये आ गया इंड्यूसर, ठीक है। ये समझ लीजिए ये इंड्यूसर है। क्या ये अगर इंड्यूसर समझिए इसको, क्या ये ब्लैक वाला इंड्यूसर है। इंड्यूसर के आते ही इस साइड से बाइंड होते ही, ठीक है, और ये इंड्यूसर कहाँ पर है कहाँ पर आएगा, यहाँ पर उपस्थित जो बाइंडिंग साइट है ऑपरेटर स्थल में, वहाँ पर पहले से जो एक्टिव रिप्रेसर है वहाँ पर आके चिपक जाएगा, ठीक है। तो समझ लीजिए ये आया ऐसे, ये इससे चिपक गया, ठीक है, ये हो गया, इससे बाइंड हो गया, ये बाइंड हो गया। इसके बाइंड होते ही ये जो रिप्रेसर है, ये रिप्रेसर है, जब बाइंड हुआ तो ये हो जाएगा इनएक्टिव, हो जाएगा इनएक्टिव। इनएक्टिव होके ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। रिमूव होते ही यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है, ये आगे गति करना शुरू कर देगा।
इस श्रृंखला में आगे गति करना शुरू कर देगा। समझ में आ गया? ये इनएक्टिव हो गया, निष्क्रिय हो गया। निष्क्रिय हो गया मतलब हट गया, चाहे वहीं पर निष्क्रिय हो चाहे हट जाए, उसके निष्क्रिय होते ही क्या होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज आगे गति करेगा, आगे गति करेगा और फलस्वरूप ZYA में जाते जाते कई प्रकार के एंजाइम्स का फॉर्मेशन करेगा। रिलीज ऑफ रिप्रेसर एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैग जीन्स, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ से जैसे ही रिप्रेसर हटा, रिप्रेसर रिलीज, ठीक है, ट्रांसक्राइब लैग जीन, ठीक है, लैग जीन ट्रांसक्राइब करेगा। फलस्वरूप यहाँ पर क्या बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो गति करेगा मैसेंजर आरएनए पर, मतलब मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से मैसेंजर आरएनए का। मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन की प्रक्रिया करेगी और यहाँ से लैग एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा, लैग एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? और कौन कौन से एंजाइम मैंने बताया था, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, बीटा गैलेक्टोसाइडेस परमिएज, बीटा गैलेक्टोसाइडेस ट्रांसएसिटिलेज। ठीक है, जब माध्यम में प्रेरक पदार्थ उपस्थित हो, जान लीजिए रिप्रेसर जो रहता है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है ऐसा। और जब अनुपस्थित है प्रेरक पदार्थ तो रिप्रेसर जो है एक्टिव होता है, ये एक्टिव मोड में रहता है। एक्टिव होने के कारण यहाँ पर मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। ठीक है, तो ये हो गया जब इंड्यूसिबल सिस्टम आप पढ़ते हैं तब। अब आता है रिप्रेसिबल सिस्टम पढ़ते हैं, दमनकर तंत्र पढ़ते हैं हम। जब दमनकर तंत्र पढ़ते हैं तो क्या होगा, देखिए इसमें भी दो स्थिति बनती है। पहली स्थिति आती है इसमें जब माध्यम में को रिप्रेसर अब्सेंट हो, व्हेन को रिप्रेसर अब्सेंट, जब माध्यम में सह दमनकर अनुपस्थित होता है तब क्या होगा, जब माध्यम में सह दमनकर अनुपस्थित होता है तब क्या होगा। दमनकारी तंत्र में ओपेरान के रेगुलेटर जीन द्वारा जो उत्पादित रिप्रेसर या अप्रभावी होता है दमनकारी तंत्र में, जब दमनकारी तंत्र में क्या होता है, ओपेरान के जो रेगुलेटर जीन के द्वारा उत्पादित रिप्रेसर है वो निष्क्रिय अवस्था में होता है। ठीक है ना, दमनकारी तंत्र में याद रखना, दमनकारी तंत्र में जो रेगुलेटर जीन बना के रखता है वो पहले से निष्क्रिय होता है। ठीक है, वो जो निष्क्रिय होता है उसको एपोरिप्रेसर कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटर जीन से जुड़ नहीं पाता, ऑपरेटर जीन से जुड़ नहीं पाता। ऑपरेटर स्थल के स्वतंत्र और अबाधित होने के कारण जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे गति करता है। ठीक है, संरचनात्मक जीन्स के द्वारा मैसेंजर आरएनए का अनुलेखन प्रारंभ कर देता है। उसके द्वारा मैसेंजर आरएनए के द्वारा अनुवादन की प्रक्रिया से कई प्रकार के प्रोटीन और एंजाइम्स का संश्लेषण हो जाता है। ठीक है, इसको भी फटाक से मैं एक ड्रा आउट कर देता हूँ। देखिए ये आपका डीएनए का हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर मैं आई कहता हूँ रेगुलेटर, यहाँ पर प्रमोटर, यहाँ पर ऑपरेटर, इधर सिस्टोन जेड, इधर सिस्टोन वाई, सिस्टोन ए। ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए का संरचना समझ लीजिए इसको। ठीक है, अभी हमने कहा जब माध्यम में सहदमनकारी या को रिप्रेसर अब्सेंट होता है, जब यहाँ पर को रिप्रेसर अब्सेंट होता है तो रेगुलेटर जो जीन है ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करता है। मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा इनएक्टिव रिप्रेसर का निर्माण करता है। किसका? इनएक्टिव रिप्रेसर का निर्माण करता है। इसे हम लोग एपो रिप्रेसर कहते हैं, एपो रिप्रेसर कहते हैं। समझ में आ गया? ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव होता है तो ऑपरेटर स्थल से नहीं जुड़ पाएगा। ऑपरेटर स्थल से नहीं जुड़ेगा तो जो क्या बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो आगे ऐसा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, पॉलीमरेज जो एंजाइम है ये आगे गति करेगा। जब आगे गति करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से जो स्ट्रक्चरल जीन है इसके द्वारा ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होगी, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होगी। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा। मैसेंजर आरएनए का जब फॉर्मेशन होगा तो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? एंजाइम का फॉर्मेशन होगा, याद रखेंगे। अगर ये आरएनए पॉलीमरेज आखिरी में इधर ऐसे चला गया, ठीक है ना, ये आरएनए पॉलीमरेज लास्ट तक आ गया तो इससे संबंधित यहाँ पर जितने भी एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है मैसेंजर आरएनए के द्वारा, तो मतलब यहाँ पर ये आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ रही है का मतलब क्या होता है, मैं इसको अलग कलर से शो कर रहा हूँ। ये आगे बढ़ रही है का मतलब यहाँ पर एक ऐसे आरएनए का फॉर्मेशन होते जाएगा, ये ऐसे आरएनए का फॉर्मेशन होते जाएगा। ये है आरएनए,
मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन की प्रक्रिया करेगी, एंजाइम्स का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर एक एंजाइम्स का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर दूसरे एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर आके यहाँ पर दूसरे एंजाइम का, और यहाँ पर आके तीसरे प्रकार के एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आया? ये पूरे एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटिलेज नामक एंजाइम का फॉर्मेशन कर देता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, इसीलिए अब दूसरा देखें तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। को रिप्रेसर एब्सेंट था, को रिप्रेसर एब्सेंट होने के कारण इनएक्टिव रिप्रेसर बनता है, ऑपरेटर इस सेल से नहीं छूटता, आरएनए पॉलीमरेज आसानी से आगे गति करता है और मैसेंजर आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है, तो जब माध्यम में दूसरा स्थिति ये बनती है, जब माध्यम में को रिप्रेसर प्रेजेंट हो, व्हेन को रिप्रेसर प्रेजेंट, जब को रिप्रेसर प्रेजेंट हो तब क्या होता है? सिंपल है, अब इसके अपोजिट कर दीजिए, जो इसमें मैंने बताया था उसको उल्टा कर दीजिए, वे बहुत सिंपल है। ठीक है, कैसे उल्टा करेंगे देखिए, ये हो गया डीएनए, मैंने यहाँ पर बताया इंड्यूसर मतलब रेगुलेटर, ये हो गया प्रमोटर, ये हो गया ऑपरेटर, सिस्टॉन जेड, सिस्टॉन वाई, लास्ट मैं आगे चलता हूँ सिस्टॉन ए वाला, ये वाला हिस्सा। ठीक है ना, ये डीएनए का स्ट्रक्चर में। ठीक है, जब माध्यम में को रिप्रेसर प्रेजेंट है, जब प्रेजेंट है तो क्या होगा? सिंपल है, इसमें इनएक्टिव रिप्रेसर बना था, लेकिन इसमें क्या बनेगा? रिप्रेसर एक्टिव हो जाएगा। मतलब ये डीएनए के स्ट्रक्चर में जो रेगुलेटर जीन है, ये क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, बार बार रिपीट हो रहा है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया करेगा, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा पहली स्थिति में ये क्या बनाता है? इनएक्टिव रिप्रेसर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मान लो ये ऐसा इनएक्टिव रिप्रेसर है। ठीक है, तो इनएक्टिव रिप्रेसर का फॉर्मेशन करता है पहले अवस्था में, क्योंकि ये दमनकर तंत्र है। इनएक्टिव रिप्रेसर मतलब निष्क्रिय दमनकर का निर्माण किया है। माध्यम में क्या उपस्थित है? को रिप्रेसर प्रेजेंट है, मतलब एंजाइम संश्लेषण की क्रिया को रोक देती है। अतः ऐसे प्रक्रिया को, ऐसे कारक को, अभिकारक को हम को रिप्रेसर या सहदमनकर कहेंगे। यहाँ पर हिस्टोपेरान के लिए हिस्टडीन सहदमनकारी की तरह कार्य करता है। इसकी अनुपस्थिति में रेगुलेटेड जीन द्वारा उत्पादित एपोरिप्रेसर निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन माध्यम में जैसे ही हम हिस्टडीन डालते हैं, क्या डालते हैं? हिस्टडीन। मान लो यहाँ पर हमने ऐसा हिस्टडीन डाला, हिस्टडीन हमने डाला है। हिस्टडीन यहाँ पर किसकी भांति काम करता है? को रिप्रेसर की भांति काम करता है। किसकी भांति काम करता है? को रिप्रेसर की भांति काम करता है। जब को रिप्रेसर की भांति काम करता है तो ये जो इनएक्टिव रिप्रेसर है, इसमें जब को रिप्रेसर ऐसा जुड़ जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होते ही यहाँ पर जुड़ जाता है, सॉरी, ये ऐसा जुड़ जाता है। इसके जुड़ते ही यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो रहता है, ये इसके लिए रास्ता नहीं मिल पाता। फलस्वरूप ये क्या हो गया? यहाँ पर जो एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया, तो ऑपरेटर इस सेल के प्रति अत्यधिक बंधुता रखने के कारण यहाँ पर क्या हो गया? बाइंड हो गया, बाइंडिंग ऑफ एक्टिव रिप्रेसर बाइंड हो गया। बाइंड होने के कारण, ठीक है, इसका मार्ग रुक गया, इसका मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिसके कारण स्ट्रक्चरल जीन्स डू नॉट ट्रांसक्राइब मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अवरुद्ध हुआ तो जितने भी प्रकार के जो स्ट्रक्चरल जीन है, 3 प्रकार के स्ट्रक्चरल जो जीन है, डू नॉट ट्रांसक्राइब मैसेंजर आरएनए। अगर आप पता है कि मैसेंजर आरएनए को यह ट्रांसक्राइब नहीं कर पा रहा है, बना नहीं पा रहा है, तो आगे क्या होगा आप समझ गए होंगे। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया लेक ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन मॉडल में कभी पेपर में अलग अलग पूछते हैं, जब माध्यम में प्रेरक उपस्थित हो तब क्या, जब माध्यम में प्रेरक अनुपस्थित हो तब क्या, जब माध्यम में को रिप्रेसर एब्सेंट हो तब क्या, जब माध्यम में को रिप्रेसर प्रेजेंट हो तब क्या होता है। ये पूरे लेक ओपेरॉन की क्रियाविधि है, जिसमें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैकब और मोनोड ने जो ये बताया था, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव भी आपको दिखाई देता है। 3 स्थल पाया जाएगा। इसमें 3 स्थल कौन कौन से हैं? एक सक्रिय स्थल होगा जिसको कैटाबॉलिक या कैटाबॉलिक जीन एक्टिवेशन साइट भी बोलेंगे, जिसको
CGA साइट बोलते हैं। एक इनिशियल बाइंडिंग साइट होता है जिसको IBS कहते हैं, इनिशियल बाइंडिंग साइट। एक होता है ऑपरेटर जीन। तो ऐसा इन्होंने बताया था, समझ में आया। इसमें जो निगेटिव और पॉजिटिव की बात मैंने किया, सक्रिय दमनकर या दमनकारी प्रोटीन द्वारा ऑपरेटर जीन, ओपेरॉन जीन RNA पॉलीमरेज के मार्ग को रोकने वाला एंजाइम संश्लेषण की क्रिया को रोककर संपन्न करा देता है। और जो धनात्मक होता है, जो पॉजिटिव होता है, वो चक्रिक AMP मतलब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट द्वारा सक्रिय CGA मतलब केटाबॉलिक जीन एक्टिवेशन प्रोटीन की उपस्थिति में RNA पॉलीमरेज के प्रमोटर स्थल से जुड़ने के कारण धनात्मक होता है। रेगुलेट वो जो नियंत्रक जीन है या नियमन है उसका, वो धनात्मक होता है। तो इस ओपेरॉन मॉडल और लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।